हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। वीडियो लेक्चर्स के दौरान केमिस्ट्री की डिफरेंट टॉपिक्स को अलग अलग तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने इससे पहले ही वीडियो क्लास के दौरान हमने सॉल्यूशंस को हिंदी मीडियम के द्वारा एक्सप्लेन किया था। उसमें हमने सॉल्यूशन का वर्गीकरण, विलयन का वर्गीकरण और उसकी सांद्रता मापन की इकाइयाँ कि सांद्रता का मापन किस प्रकार से होता है। तो हमने उसमें 3 प्रकार से सांद्रता मापन होता है: वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और वेट बाई वॉल्यूम। तो हमने वेट बाई वेट में 3 यूनिट्स स्टडी की थी: विलयन, भाग 2। वेट बाई वेट हमने इसमें मोललता, स्मॉल एम, वेट बाई वेट भिन्न, भार भिन्न, प्रतिशत वेट बाई वेट, प्रतिशत द्रव्यमान निकाला। अब इसमें नेक्स्ट आता है फोर्थ, मोलन्स या मोल भिन्न। मोलन्स या मोल भिन्न, जैसे हमने द्रव्यमान भिन्न निकाला उसमें द्रव्यमान का अनुपात लिया। तो मोलन्स मोल भिन्न में क्या है? विलयन के 2 हिस्से होते हैं, विलय और विलायक होते हैं। विलय की मात्रा W1 ग्राम, विलायक की मात्रा W2 ग्राम। तो मोलन्स क्या है? किसी भी विलयन की घटक की मोलन्स वह संख्या है जो घटक के मोलों की संख्या तब विलयन की कुल मोलों की संख्या के अनुपात से प्राप्त होती है। मतलब विलय के मोल या विलायक के मोल दोनों के, इसकी मोल संख्या निकालेंगे हम। मोल N1 बराबर W1 अपॉन M1, N2 बराबर W2 अपॉन M2। किसी पदार्थ का मोलों की संख्या निकालनी तो उसकी मात्रा में अणुभार का भाग देते हैं। इसका भाग देते हैं अणुभार का। तो विलय की W1 अपॉन M1 हो गया, विलय की मात्रा अपॉन विलय का अणुभार, विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार होता है। तो विलयन की मोलन्स मोल भिन्न वह संख्या है जो घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन की कुल मोलों की संख्या से प्राप्त होती है। मोलन्स बराबर कोई भी घटक लेंगे, घटक के मोल अपॉन विलयन के अंदर विलय विलायक दोनों आते हैं, विलायक विलयन की कुल मोल, इससे निकालते हैं। तो मान लो x1 विलय के लिए है, तो विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन की कुल मोलों की संख्या, x2 विलायक के मोलों की संख्या M2 ये होती है। तो विलयन की कुल मोल अंश, विलयन की कुल मोल अंश क्या होगी? x1 प्लस x2 बराबर 1। कैसे? N1 प्लस N2, N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो दोनों में लघुत्तम N1 प्लस N2 आएगा बराबर 1। अब इसमें घटक कितने भी हो सकते हैं। मान लो किसी विलयन में A प्लस A, B और C 3 घटक है, इसके मोलों की संख्या N1, N2, N3। तो x1 क्या हो जाएगा? N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, N1 अपॉन डेल्टा है, इसका अर्थ है विलयन की कुल मोलों की संख्या। x2 बराबर N2 अपॉन डेल्टा है, x3 बराबर N3 अपॉन डेल्टा है। इससे से घटकों की मोलों की संख्या, मान लो हमारे पास विलय के मोल N है, विलायक के मोल कैपिटल N है, तो इसका मोलन्स प्रदर्शित करना है। क्या आ जाएगा? x1 बराबर N अपॉन विलय के मोल N प्लस N विलयन की कुल मोल। विलायक के लिए x2 बराबर कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या, विलयन की कुल मोलों की संख्या। इससे हम मोलन्स जो विलयन की W/W में मात्रक पढ़ते हैं तो उसमें पहले मोलरता होती है, फिर मोलरता के बाद
द्रव्यमान भिन्न, फिर प्रतिशत द्रव्यमान, फिर मोल अंश आता है। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, इसमें नेक्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट के अंदर इसमें आता है नेक्स्ट पीपीएम, एक आता है पीपीबी। तो पीपीएम का अर्थ है पार्ट्स पर मिलियन, इसका अर्थ होता है पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन है, एक मिलियन है, 10⁶, 10⁹। जिसकी परिभाषा क्या होगी, विलियन में विलय की निश्चित मात्रा जो विलियन की 10⁶ भाग में या 10⁹ भाग में उपस्थित होती है। विलियन में विलय की वह मात्रा जो विलियन की 10⁶ भाग में या 10⁹ भाग में उपस्थित होती है उसको पीपीएम या पीपीबी कहते हैं। तो उसमें व्यक्त करना हो तो विलय की मात्रा अपूर्ण विलायक की मात्रा इंटू 10⁶, W1 अपूर्ण विलायक की मात्रा इंटू 10⁹। इससे प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में हम जो विलियन की सांद्रता है वो पीपीएम और पीपीबी में व्यक्त करते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे 1 × 10 ग्राम क्लोरीन या ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस प्रति किलोग्राम समुद्री जल में उपस्थित है, तो इसको पीपीएम में व्यक्त करना है। तो पीपीएम बराबर W1 W2 इंटू 10⁶। W1 कितना है, 1 × 10⁻³ विलायक की मात्रा 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम हो गई, 10⁻³ 10⁶, 1 पीपीएम। इससे हम विलियन में द्रव्यमान बटे आयतन, बाहर बटे बाहर में पीपीएम और पीपीबी में व्यक्त करते हैं। इसके बाद आयतन बटे आयतन, इसमें हम प्रतिशत आयतन बटे आयतन लेते हैं। तो विलियन में विलय का वह निश्चित आयतन जो विलियन की 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित होता है, 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित होता है। तो विलय के लिए प्रतिशत आयतन क्या हो जाएगा, विलय का आयतन अपूर्ण विलियन प्लस विलायक का आयतन, दोनों का आयतन हो गया इंटू 100 विलियन का कुल आयतन। ऐसे ही विलायक के लिए V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100। सपोज टू 25% V/V जलीय एथेनॉल विलियन से आप क्या समझते हैं, तो इसका अर्थ है 25 ml एथेनॉल है और 75 ml जल होता है। इसका तात्पर्य इससे हम विलियन की सांद्रता मापन के दौरान भिन्न भिन्न इकाइयों का प्रयोग करते हैं। अब इन इकाइयों से संबंधित न्यूमेरिकल्स निकालने हो तो कैसे निकालते हैं, इन इकाइयों से संबंधित न्यूमेरिकल्स निकालने हो तो कैसे निकालें। कि जैसे पहला उदाहरण, हमारे पास इससे सब्सटेंस दे दी, अब इसकी मात्रा दे दी W1, इसी में 2.5 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, इससे दे दी। आयतन दे दिया 250, 500, 300, 400 मिलीलीटर। तो इनकी मोलरता ज्ञात हो, तो इसमें हम अणुभार निकालेंगे। NH का अणुभार 40 होता है, H2SO4 का 98 होता है, एसिटिक एसिड का 60 होता है, HCl का 36.36 होता है, NaCl का 58.5 होता है। इससे इनका अणुभार होता है। तो मोलरता का सूत्र W1 × 1000 अपॉन M1 × V। इस फार्मूले से हम जैसे NH के लिए निकालना है, NH के लिए 4 ×
1000 40 इंटू 500 या 500 मिलीलीटर आयतन ले लिया। अब मान लो मात्रा 2.5 ले ली इंटू 1000 40 गुणा 250 आयतन 250 मिलीलीटर ले लिया। ऐसे H2SO4 के लिए निकालते हैं। 10 ग्राम मात्रा ले ली 98 इंटू 500 इससे निकालते हैं। जैसे एसिटिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड अम्ल 5 इंटू 1000 बट 60 इंटू 250। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मोलरता निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये। दूसरा मान लो हमें प्रतिशत द्रव्यमान दे रखा हो, प्रतिशत 10% क्या होता है वेट बाई वेट, 15% वेट बाई वेट। तो साथ में क्या डेंसिटी दी जाती है, मान लो डेंसिटी दे दी 1.10, 1.05, 10 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स की। तो इसकी मोलरता निकाली है, डेंसिटी दे रखी, घनत्व दे रखा है, प्रतिशत द्रव्यमान दे रखा है। तो प्रतिशत द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया, वेट बाई वेट का जो भी मात्रा प्रतिशत में, जैसे 10% है 10 ग्राम क्या हो गया विलय, 90 ग्राम क्या हो गया विलायक। साथ में डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो पहले हम मास निकालेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी जो भी दे रखी है उससे निकालते हैं। फिर मोलरता का सूत्र हमने निकाल रखा है ये W1 1000 इंटू डी अपॉन M1 इंटू एम। एम क्या है विलियन का द्रव्यमान, स्मॉल एम। कैपिटल एम क्या है अणुभार। तो जैसे ये दे रखा है 10% इंटू 1000 इंटू 1.10 40 गुणा 100 प्रतिशत 100 से ज्यादा नहीं होता, तो हम आसानी से सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं W1 इंटू डी इंटू 10 अपॉन M1। तो इससे हम विलेन की मोलरता को आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या है, मोलरता को निकालने के बाद ई की संख्या से हम सभी चीजें निकाल सकते हैं। ई की संख्या से हम सभी चीजें निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, मान लो ये उदाहरण है, हमें H2SO4 दिया है 10% वेट बाई वेट 1.50 इधर है। इसके आधार पर हमें मोलरता, नॉर्मलता और मोलरता और मोलस ये सभी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, W1 10% है 10 ग्राम हो गया, W2 90 ग्राम हो गया, W1 98 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है, आयतन हम निकाल लेंगे, मोलन्स निकालना है, डेंसिटी दे दी 1.50। तो सबसे पहले मोलरता निकालते हैं। तो मोलरता में W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू W2। W1 दे रखा 10, 1000 98 इंटू 90, इससे मोलरता आ जाएगी। अब मोलरता निकालनी है, W1 इंटू 10 इंटू डी अपॉन M1, ये सूत्र निकाला था। M बराबर W1 कितना है 10 इंटू 10 1.50 अपॉन 98, इससे मोलरता आ जाएगी। नॉर्मलता निकालनी है, W1 10 इंटू डी अपॉन तुल्यांक के भार। तो M बराबर 10 इंटू 10 इंटू 1.50 अपॉन 49। H2SO4 का तुल्यांक भार 49 होता है। इससे निकाल सकते हैं नॉर्मलता। इसके बाद मोलरता आ गई, नॉर्मलता आ गई, मोलरता आ गई। मोलन्स निकालना है, तो पहले मोलन्स में मोलों की संख्या निकालेंगे। N1 बराबर W1 M1 10 ग्राम अपॉन 98, N2 बराबर W2 अपॉन M2 90 अपॉन 18, पॉइंट हो गया
1 1 2 0 2, कितने मोल्स आ गए? 18 5 या 90, 5 मोल्स आ गए 5 मोल्स। तो x1 क्या हो जाएगा? n1 प्लस n2, n1 कितना है? 0.102 प्लस 5 0.102 5.102 102, इससे हम x1 आ गया। x2 निकालेंगे तो n1 n2 अपॉन n1 n2 5 अपॉन 102 प्लस 5 2, 5000 में हम इसका भाग देते हैं। ऐसे भी निकाल सकते हैं x2 बराबर 1 माइनस x1। जिससे से हम किसी भी पदार्थ के लिए मोलन्स निकाल सकते हैं। जैसे अगला उदाहरण, ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6 10% V2IB जली विलियन है। इसकी डेंसिटी 1.10 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब है। तो हमें इसकी मोलरता, नॉर्मलता, मोलरता, मोलन्स ये निकाली, चारों चीज निकाली। पहले हम लिखेंगे W1 10 ग्राम हो गया, W2 90 ग्राम हो गया, M1 180 हो गया, M2 18 हो गया, D 1.10। सबसे पहले हम मोलरता निकाल सकते हैं। W1 1000, M2 W2 ये M बराबर 10 × 1000 अपॉन 180 गुणा 90, इससे मोलरता आ जाएगी। मोलरता निकाली है तो W1 × 10 × D M1 M बराबर 10 × 10 × 1.10 अपॉन 180। नॉर्मलता इसकी तुलना के बाद अनुपात समान होता है, 30 सेम रहेगा अपॉन D तुलना के बाद N इज इक्वल टू 10 × 10 × 1.10 अपॉन 180। ग्लूकोज का तुलना के बाद अनुपात समान होता है, इसलिए दोनों में नॉर्मलता और मोलरता दोनों समान आएगी। अब हमें प्रतिशत द्रव्यमान तो आएगा, मोलर्स निकाली N1 W1 M1 10/180 10/180 1/18 तो पॉइंट आ गया, 10 हो गया, भाग जाता नहीं, 0.10 फिर 0, ये मोल आ गई। N2 बराबर W2 M2 मात्रा कितनी 90 / 18 तो 5 मोल्स आ गए। ग्लूकोज की मोलन्स कितनी हो जाएगी? N1 प्लस N2 0.055 5 प्लस 0.055 0.0 5.055 का मतलब 5000 इसका भाग दे देंगे, x1 आ जाएगा। x2 बराबर N2 अपॉन N1 प्लस N2 5 5 5 हो जाएगा 5000, इसका भाग दे देंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं जिसमें KI ले सकते हैं, एसिडिक अम्ल हो सकता है, HNO3 हो सकता है, इसका 50% सॉल्यूशन, इसका 10%, इसका 68%, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। तो इस संख्या के आधार पर हम किसी भी पदार्थ की मोलन्स, मोलरता, नॉर्मलता, प्रतिशत द्रव्यमान दे रखा होता है, ऐसे हम आसानी से
विलयन की सांद्रता मापन की इकाइयां निकाल सकते हैं। विलयन की सांद्रता मापन की इकाई कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे उदाहरण हम यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद ये आ गया। अब इसमें सांद्रता मापन में और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, इसका अनुपात 60 हो गया, इसकी मात्रा दे रखी 2.5 ग्राम और ये दे रखा है 500 ग्राम। इसकी मोलरता ज्ञात करो। यदि आयतन दे रखा है 500 मिलीलीटर तो इसकी मोलरता ज्ञात करनी है। M बराबर W1 इंटू 1000 M1 इंटू W2, तो 2.5 इंटू 1000 60 गुना 500, इससे निकाल सकते हैं। मोलरता निकालनी हो W1 1000 M1 इंटू आयतन 2.5 60 इंटू 500 मिलीलीटर। तो जहां पर अणुभार तुल्यांकी भार समान होंगे वहां पर मोलरता और नॉर्मलता बराबर होगी। फॉर्मलता को कैलकुलेट करने के दौरान हमारे पास उसमें ग्राम सूत्र भाग लेते हैं, तो अणुओं का सगुणन होने के कारण उनकी संख्या अधिक हो जाती है, इसलिए उसको हम शामिल नहीं कर सकते। उसकी संख्या, उसका मान भिन्न भिन्न होता है। ऐसे किसी भी उदाहरण को लेकर हम विलयन की सांद्रता मापन की इकाइयों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका तरीका है ज्ञात करने का। इस तरह से विलयन की सांद्रता मापन करते हैं।